हेलो लर्नर्स, कुमार क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 3 मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। अब तक हमने जो है 4-5 वीडियोस के थ्रू जो है इस चैप्टर का मैक्सिमम पार्ट जो है कवर कर लिया है और हम लोग इस चैप्टर के जो थर्ड सेगमेंट चल रहा था उसी के ही आज सेकेंड पार्ट को लेकर आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं ग्रेट डिप्रेशन के साथ। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए हम शुरुआत करते हैं। द ग्रेट डिप्रेशन बिगिन अराउंड 1929 एंड लास्टेड टिल द मिड 1930s. During this period, most parts of the world experienced catastrophic declines in production, employment, income, and trade. The exact timing and impact of the depression varied across countries, but in general, agricultural regions and communities were the worst affected. This was because the fall in agricultural prices was greater and more prolonged than that in the prices of industrial good. ये जो पूरा पैराग्राफ है मैं बता रहा है कि ग्रेट डिप्रेशन की जो शुरुआत हुई थी, महामंदी की जो शुरुआत हुई थी वो 1929 में हुई थी और ये लगभग 1930 के जो दशक था उसके एंड मिड तक जो है कंटिन्यू किया था, यानी कि 1935 के आसपास तक जो है ये महामंदी चली थी। और इस पीरियड में दुनिया भर के जो अलग अलग हिस्से थे उन सभी ने ही बड़े पैमाने पर तबाही भरा तबाही भरा प्रोडक्शन में, एम्प्लॉयमेंट में, इनकम में और ट्रेड में डिक्लाइन देखा था, डिक्लाइन को फेस किया था। लगातार गिरावट आ रही थी, तबाही भरी प्रोडक्शन में भी और आपके रोजगार में भी, आपकी आय में भी और आपके ट्रेड में भी, व्यापार में भी। और जो टाइमिंग थी और जो इसका इम्पैक्ट था डिप्रेशन का, यानी कि किस समय शुरुआत हुआ, इसके किस समय पर महामंदी की शुरुआत हुई और किस समय इसका प्रभाव कितना था, ये अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग समय पर देखने को मिला। सेम टाइम पर ये देखने को नहीं मिल रहा था। सामान्य तौर पर अगर हम कहें तो जो एग्रीकल्चरल रीजन थे, जो कृषि क्षेत्र थे और जहाँ पर ज़्यादातर कम्युनिटीज़ बिलोंग करते थे, वो एरिया सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित हुए थे, बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए थे। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि जो भी एग्रीकल्चरल प्राइसेस थे, यानी कि जो हमारे कृषि पदार्थ थे, जो हमारे अनाज वगैरह थे, इनमें जो है गिरावट सबसे ज़्यादा देखने को मिली और ये लंबे समय तक जो है ये गिरावट बनी रही थी अगर हम कंपेयर करें इंडस्ट्रियल गुड्स के प्राइसेस के मुकाबले में। आगे हम अगर देखें तो आगे में बताया है जो द डिप्रेशन वाज caused by a combination of several factors. We have already seen how fragile the post-war world economy was. First, agricultural overproduction remained a problem. This was made worse by falling agricultural prices. As prices slumped and agricultural incomes declined, farmers tried to expand production and bring a larger volume of produce to the market to maintain their overall income. This worsened the glut in the market, pushing down prices even further. Farm produces rotated for a lack of buyers. अब देखो इस जो पैराग्राफ में हमें बताया गया है, इसमें हमें कह रहे हैं कि जो दुनिया भर में जो महामंदी आई थी ये, इसके आने के पीछे ना बहुत सारे कारण रहे और ये बहुत सारे कारणों का ही कॉम्बिनेशन था जिसकी वजह से दुनिया ने जो है इस महामंदी को फेस किया था। और हमने ये देखा भी है कि पोस्ट वॉर वर्ल्ड इकोनॉमी जो थी, यानी कि जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था उसके बाद की जो वर्ल्ड इकोनॉमी थी वो अपने बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही थी, बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रही थी। इसमें हमें दो चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। पहला कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था, एग्रीकल्चर में ओवर प्रोडक्शन होने लगा था, ये भी एक लंबे समय तक समस्या बनकर रही, उसमें समस्या बनकर उभरा था। यानी कि एग्रीकल्चर क्षेत्रों में जो अनाज वगैरह था इनका प्रोडक्शन ओवर होने लगा था और ये भी एक लंबे समय तक दुनिया भर में देखने को मिला। इसने और हुआ क्या, जब ओवर प्रोडक्शन हुआ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का तो इससे लंबे समय तक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के प्राइस घटते रहे और इसी वजह से जो आर्थिक गतिविधियां थीं उनमें प्राइजेस
बहुत धीमे से, उनके बहुत तेज़ी से घटने की वजह से जो आर्थिक गतिविधियाँ थीं इनमें गिरावट आने लगी और जो प्राइस थे अचानक से बहुत तेज़ी से नीचे गिर गए थे। और इससे जो एग्रीकल्चरल इनकम थी, जो कृषि आय थी, वो भी डिक्लाइन कर गई थी, वो भी नीचे गिर गई थी, वो भी कम हो गई थी। और फार्मर्स जो थे, उसमें जो किसान थे, वो कोशिश कर रहे थे कि अपने प्रोडक्शन को वो एक्सपेंड करें, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएं, जिससे कि ज़्यादा प्रोडक्शन कर कर वो मार्केट में अपनी ओवरऑल इनकम को जो है एक पर्टिकुलर जगह पर मेंटेन करके रख सकें या अपनी इनकम को बड़े स्तर पर बनाए रखें। लेकिन इससे सिचुएशन जो है और भी ज़्यादा खराब हो गई। दिस वर्सेंड द ग्लट इन द मार्केट। और उससे हुआ क्या, आवश्यकता से अधिक जो कृषि पदार्थ थे, जो अनाज थे, ठीक है, वो मार्केट में आ गए, बाज़ार में आ गए, और जिस वजह से ये प्राइजेस और भी ज़्यादा डाउन होने लगे थे। और जो फार्म्स में जो कुछ भी प्रोडक्शन हुआ था, वो सभी अब क्या है, सड़ने गलने लगे थे और इनको बायर्स की कमी देखने को मिल रही थी। यानी कि क्योंकि मार्केट में बहुत बड़ी मात्रा में जो है अनाज वगैरह पहुंच चुका था, या जो अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे वो मार्केट में पहुंच चुके थे, लेकिन प्राइजेस बहुत ज़्यादा डाउन होते चले गए। और प्राइजेस डाउन होने के बावजूद इन गुड्स के लिए, इन फार्म्स प्रोडक्ट्स के लिए बायर्स नहीं मिल रहे थे, जिस वजह से ये जो फार्म्स प्रोडक्ट्स थे ये लगातार सड़ते गलते चले जा रहे थे और ख़राब होते जा रहे थे। ये सब चीज़ें हमने उसमें महामंदी में देखी थी। सेकंड हम बात करें इसमें, सेकंड, इन द मिड 1920s मैनी कंट्रीज फिनेंस्ड देयर इन्वेस्टमेंट थ्रू loans फ्रॉम द US. While it was often extremely easy to raise loans in the US when the going was good, US overseas lenders panicked at the first sign of trouble. In the first half of 1928, US overseas loans amounted to rupees over $1 billion. A year later, it was one quarter of that amount. Countries that depended crucially on US loans now faced an acute crisis. अब देखो इस पैरा में हमें जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो दूसरा जो मेन इम्पैक्ट हमें जो देखने को मिला, या जो रीज़न था इस महामारी के आने के पीछे, वो ये था कि 1920 के मिड तक के समय में बहुत सारी जो कंट्रीज़ थीं वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को पूरा करने के लिए, ठीक है, और अपने इन्वेस्टमेंट्स को फाइनेंस करने के लिए, पैसे की पूर्ति करने के लिए ये अमेरिका से लोन वगैरह ले रहे थे। और अमेरिका से लोन लेना था उस समय बहुत आसान था, क्योंकि बदले में उनको गुड सप्लाई वगैरह करते थे। और जो US ओवरसीज़ लेंडर्स थे, जो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के, ठीक है, जो ओवरसीज़ लेंडर थे, यानी जिनको वो ये लोन दे, जिन कंट्रीज़ को ये लोन देने का काम करते थे, वो सभी पैनिक्ड हो गए, क्योंकि उनके सामने अचानक से ये जो डर उपरा, यानी कि अमेरिका के वो सभी लोग जो अदर कंट्रीज़ को लोन देने का काम किया करते थे, वो अचानक से उपजे डर की वजह से, ठीक है, ऐसी स्थिति में आ गए कि जिसको वो नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। और सबसे पहले उन्होंने साइन ऑफ ट्रबल को उस समय पर फील किया था, यानी कि उन्होंने उस समय पर जो है कठिनाइयों को महसूस करना शुरू कर दिया था। यानी कि बड़े पैमाने पर जो प्राइसेस में जो डाउनफॉल हुए उसकी वजह से जो US ओवरसीज़ लेंडर्स थे वो बहुत ज़्यादा घबरा गए, या अचानक से ऐसी चिंता में पड़ गए जिससे कि वो आसानी से नहीं सकते थे। और बता रहे हैं कि 1928 का जो फर्स्ट हाफ था, उस समय तक जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ओवरसीज़ लोन थे वो लगभग $1 बिलियन थे। और जैसे वो एक साल ख़त्म हुआ उसके बाद ये जो अमाउंट था ये इसके 1 क्वार्टर रह गया, यानी कि 25% ही रह गया, यानी कि आप बोल सकते हैं इसका जो आएगा 1/4, इस $1 बिलियन का 1/4 लॉन्स ही रह गए थे। यानी कि जो ओवरसीज़ लेंडर्स थे इन्होंने पैसा देना बंद कर दिया और अपने लॉन्स की रिकवरी करनी शुरू कर दी थी। कंट्रीज़ डेट डिपेंडेंट क्रूशियली ऑन US लॉन, और वो सभी कंट्रीज़ जो पूरी तरह से, वो सभी देश जो पूरी तरह से अमेरिका के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, ठीक है, पूरी तरह से डिपेंड कर रहे थे इसके ऊपर, अब उनको एक्यूट क्राइसिस को फेस करना पड़ रहा था। अब यहाँ पर क्राइसिस मतलब घोर संकट से होता है, ठीक है, उनको, क्योंकि इस कमी की वजह से
लोन की कमी की वजह से, पैसे की कमी की वजह से उनको अब जो है घोर संकट का सामना करना पड़ रहा था। द विड्रॉल ऑफ यूएस लॉन्स अफेक्टेड मच ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दो इन डिफरेंट वेज। इन यूरोप इट लेड टू द फेलियर ऑफ सम मेजर बैंक्स and the collapse of currencies such as the British pound sterling. In Latin America and elsewhere, it intensified the slump in agricultural and raw material prices. The US attempt to protect its economy in the depression by doubling imports duties also dealt another severe blow to world trade. अब देखो हुआ क्या, अमेरिका ने जो बड़े पैमाने पर अपने लॉन्स का विड्रॉल कर दिया वर्ल्ड इकोनॉमी से, पूरी दुनिया भर से अपने पैसे की, अपने लॉन्स की वापसी करनी शुरू की, अपने पैसों को वापस लेना शुरू किया, तो इससे पूरी दुनिया जो है बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुई, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, और ये अलग तरीके से प्रभावित हुई। और इसकी वजह से हुआ क्या कि जो बड़े बड़े जो बैंक थे यूरोप के अंदर, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं फेल होने लगे और कोलैप्स ऑफ करेंसीज हमें देखने को मिलने लगा था। वहाँ की जो करेंसीज थी वो उनमें कोलैप्स होने, यानी कि वो करेंसीज जो थी वो अब ढहनी शुरू हो गई। उनकी मार्केट में जो डिमांड थी वो डिमांड ना के बराबर या बहुत कम होने लगी थी। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं इसमें ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग की। जो ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है, इसकी जो डिमांड थी ये इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कम हो गई। अचानक से बहुत ज़्यादा इसमें गिरावट देखने को वहाँ पर मिल गई थी। और इसमें उन्होंने आगे ये भी कहा है कि जो लैटिन अमेरिका है, लैटिन अमेरिका की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है हम उसको कहते हैं लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका और इसके साथ साथ जो दुनिया भर, यानी कि दुनिया की हर जगह पर, ठीक है, अब हमें जो है बड़े पैमाने पर जो है देखने को मिलने लगा था प्रबल, हम जिसको बोल रहे हैं, बड़े पैमाने पर हमें जो है ये आर्थिक गतिविधियों में गिरावट देखने को मिलने लगी थी एग्रीकल्चर और रॉ मटेरियल के प्राइसेस के रूप में। बड़े पैमाने पर उस समय पर अमेरिका ने भी जो है कोशिश की प्रोटेक्ट करने की अपनी इकोनॉमी को, अपनी अर्थव्यवस्था को डिप्रेशन के समय में। और उसने क्या किया, उसके लिए बड़े पैमाने पर जो ड्यूटीज़, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ थी उनको डबल करना शुरू कर दिया। कह सकते हैं कि अमेरिका ने अपनी इकोनॉमी को डिप्रेशन से बचाने के लिए क्या किया, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को डबल करना शुरू कर दिया, यानी कि दोगुना कर दिया। लेकिन इसकी वजह से वर्ल्ड ट्रेड को बहुत गहरी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। द यूएस वॉज ऑल्सो द इंडस्ट्रियल कंट्री मोस्ट सीवियरली अफेक्टेड बाय द डिप्रेशन विद द फॉल इन प्राइजेस एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ डिप्रेशन। यूएस बैंक हैड ऑल्सो स्लैश्ड domestic lending and called back loans. Farms could not sell their harvest, households were ruined, and businesses collapsed. Faced with falling incomes, many households in the US could not repay what they had borrowed and were forced to give up their homes, cars, and other consumer durables. The consumerist prosperity of the 1920s now disappeared in a puff of dust. As unemployment soared, people trudged long distances looking for any work they could find. Ultimately, the US banking system itself collapsed. Unable to recover investments, collect loans, and repay depositors, thousands of banks went bankrupt and were forced to close. The numbers are phenomenal. By 1933, over 4,000 banks had closed, and between 1929 and 1932, about 110,000 companies had collapsed. तो ये जो पूरा पैराग्राफ है, इस पूरे पैराग्राफ में हमें अमेरिका की स्थिति के बारे में बताया गया है। इसमें हमें बता रहे हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ये एक इंडस्ट्रियल कंट्री भी था, यानी कि एक औद्योगिक देश भी था, और ये बहुत बुरी तरह अफेक्टेड हुआ डिप्रेशन से, इस मंदी से। लगातार जो प्राइसेस घट रहे थे और जो प्रोस्पेक्ट ऑफ हमें डिप्रेशन का देखने को मिल रहा था, यानी कि जो आशा थी इससे जल्दी निकलने की, हम उससे निकल नहीं पा रहे थे, और जिसकी वजह से लगातार जो है यूएस बैंक्स जो हैं वो स्लैश्ड कर रहे थे डोमेस्टिक लैंडिंग को। जो उनकी डोमेस्टिक लैंडिंग थी, यानी उन्होंने अपने देश के अंदर जो लॉन्स दे रहे थे वो लोग, उसमें कमी करनी शुरू कर दी, उसमें
रिडक्शन करना शुरू कर दिया। और हुआ क्या, इसकी वजह से उन्होंने अपने बैग्स के साथ साथ उन्होंने अपने लॉन्स को वापस लेना शुरू कर दिया। और जो फार्म्स थे वो अब अपने हार्वेस्ट को, अपनी फसलों को बेच नहीं पा रहे थे, ठीक है। और हाउस होल्ड जो है पूरी तरह से रूइंड हो चुके थे, यानी कि तबाह हो चुके थे, और बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे, कोलैप्स कर गए थे। और लगातार जो इनकम्स में गिरावट आई, कह रहे लगातार जो इनकम्स में फॉलिंग देखने को मिल रही थी, बहुत सारे हाउस होल्ड्स जो है अपने लॉन्स को टाइम पर पे नहीं कर पा रहे थे, और उनको मजबूर किया गया कि वो अपने होम्स को गिव अप कर दें, कार्स और जो अदर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं उनको वो अपने लॉन्स की भरपाई करने में उसका इस्तेमाल करें। जो कंज्यूमरिस्ट जो प्रॉस्पेरिटी देखने को मिल रही थी 1920s में, अब वो डिसअपियर्ड होनी शुरू हो चुकी थी। यानी कि बड़े पैमाने पर जो उपभोक्ता, जो कंज्यूमर है, जो उनकी जो समृद्धता जो देखने को मिल रही थी पहले 1920 के दशक में, ठीक है, अब वो ख़त्म होने लगी थी। वो अब धूल में मिल चुकी थी, आप ऐसा कह सकते हैं। और बड़े पैमाने पर उस कंट्री के अंदर, यानी कि अमेरिका के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलने लगा था, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं बड़े पैमाने पर जो है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जो है बढ़ गई थी, और पीपल्स जो थे वो अब कह सकते हैं थक चुके थे, या कह सकते हैं रौंदे जा चुके थे इस पूरे इस महामारी के द्वारा। और कह सकते हैं हम लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट जो देखने को मिल रहा था, और जो लगातार लंबी डिस्टेंसेस को, ठीक है, वो उस समय के जो पीपल्स थे वो कवर कर रहे थे जॉब्स की तलाश में, एम्प्लॉयमेंट तलाश में, लेकिन वो इसे लंबा रास्ता तय करने के साथ साथ वो इसके बावजूद वो थकते चले जा रहे थे, यानी कि वो थक चुके थे इस चीज़ को फेस करते करते, लेकिन उनको फिर भी उसका कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा था। और अल्टीमेटली अगर हम कहें कि यूएस बैंकिंग सिस्टम जो है वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से कोलैप्स कर गया, उसने भी अपने आप को कोलैप्स कर लिया, बर्बाद कर लिया, तबाह कर लिया, कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, या वो ढह चुका था पूरा। और वो अब अपनी इन्वेस्टमेंट, जो उन्होंने पैसा लगा रखा था, वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को ही रिकवर नहीं कर पा रहे थे, वो अपने लॉन्स को रिकवर नहीं कर पा रहे थे, और जिन लोगों ने इन बैंकों में पैसा डिपॉजिट किया हुआ था उस पैसे को ये वापस रीपे नहीं कर पा रहे थे। इस समय में थाउजेंड्स ऑफ बैंक जो हैं बैंकक्रप्ट हो चुके थे, कंगाल हो चुके थे, दिवालिया हो चुके थे, और ये मजबूर हो चुके थे इनको बंद करने के लिए, यानी कि बहुत सारे बैंक जो हैं फोर्सली बंद हो चुके थे। उस समय पर जो नंबर्स हैं वो बहुत ही फिनोमिनल हमें देखने को मिलते हैं, पर्याप्त मात्रा में नंबर देखने को मिलते हैं। बता रहे हैं लगभग 1933 के समय पर 4000 बैंक क्लोज हो चुके थे, और 1929 से लेकर 1932 के बीच में लगभग 1,10,000 कंपनियां भी ढह चुकी थी, बंद हो चुकी, बंद होने की कगार पर थी। तो ये स्थिति जो है अमेरिका की बहुत खराब हो चुकी थी। बाय 1935 अ मॉडेस्ट इकोनॉमी रिकवरी was underway in most industrial countries, but the Great Depression's wider effects on the society, politics, and international relations and on people's minds proved more enduring. कह रहे 1935 तक आते आते जो मॉडेस्ट इकोनॉमी रिकवरी हमें देखने को मिलने लगी थी अधिकतर इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ के अंदर, लेकिन जो ग्रेट डिप्रेशन का जो इफेक्ट था, जो महामंदी का जो इफेक्ट था, जो वाइडर इफेक्ट था, जो प्रभाव था, वो सोसाइटीज़ के ऊपर, यानी कि समाज के ऊपर, हमारी जो राजनीति है उसके ऊपर, और जो इंटरनेशनल, जो अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध थे, और जो पीपल्स का माइंड है, पीपल के दिमाग में, ये बहुत लंबे समय तक घर कर गया था, यानी कि एंड्योर कर गया था, स्थायी हो गया था। चलिए अब इसमें हम देखते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसी टॉपिक का, वो है इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन। ये तो बात थी अमेरिका और पूरे वर्ल्ड की। इंडिया में इसका क्या इफेक्ट हुआ ग्रेट डिप्रेशन का, अब हम उसको देखेंगे। If we look at the impact of depression on India, we realize how integrated the global economy had become by the early 20th century. The tremors of a crisis in one part of the world were quickly relayed to the other parts, affecting lives, economies, and societies worldwide. कहना कि अगर हम देखें ध्यान से डिप्रेशन के इम्पैक्ट को इंडिया के ऊपर, भारत के ऊपर इस महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा था, उसको अगर हम ध्यान से देखें तो हम महसूस करेंगे, हम रियलाइज़ करेंगे कि ग्लोबल इकोनॉमी के साथ साथ, ठीक है, भारत, क्योंकि हम ऐसे भी रियलाइज़ कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि उस समय पर भारत जो है इस ग्लोबल इकोनॉमी यानी पूरे वर्ल्ड के अर्थव्यवस्थाओं के साथ जो है
काफ़ी एकीकृत रूप से जुड़ा हुआ था, एक हो चुका था। इसलिए जो भी महामंदी रही उसका प्रभाव जैसे दुनिया में पड़ा, ठीक वैसे ही प्रभाव जो है भारत के ऊपर भी इस महामंदी का देखने को मिल रहा था। द ट्रिमर्स ऑफ क्राइसिस, और इसमें आगे बता रहे हैं ये जो क्राइसिस थे यानी कि जो घोर संकट था, इसके झटके भी जो है भारत को, ठीक है, पूरी दुनिया के साथ जो है लगने शुरू हो चुके थे। जैसे पूरी दुनिया भर के अलग अलग पार्ट्स में जो है इस महामंदी का जो संकट था, ठीक है, उस संकट के झटके जैसे दुनिया को लग रहे थे, ठीक वैसे ही ये झटके जो है भारत को भी लगे और बड़े पैमाने पर जो है यहाँ के जो जीवन था वो अफेक्टेड रहा, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी उस पर भी बहुत प्रभाव पड़ा और सोसाइटीज़ पे भी इम्पैक्ट इसका देखने को मिल रहा था भारत की, और पूरे वर्ल्ड वाइड भी ये इफेक्ट देखने को मिल रहा था। इन द 19th century, as you have seen, colonial India had become an exporter of agricultural goods and importer of manufacturers. The depression immediately affected Indian trade. India's exports and imports nearly halved between 1928 and 1934 as international prices crashed. Prices in India also plunged. Between 1928 and 1934, wheat prices in India fell by 50%. Peasants and farmers suffered more than urban dwellers. Though agricultural prices fell sharply, the colonial government refused to reduce revenue demands. Peasants producing for the world market were the worst hit. अब देखो इसमें हमें जो बता रहे हैं, इस पैराग्राफ में बताया है कि 19वीं शताब्दी में, ठीक है, जैसा कि आपने देखा भी है कि जो भारत था एक औपनिवेशिक देश बन चुका था उस समय पर, और ये बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चरल गुड्स को एक्सपोर्ट करता था और ये इंपोर्ट करता मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को, बनी बनाई गुड्स को, निर्मित गुड्स को यह दुनिया अलग देशों से परचेज करता था और दुनिया भर को जो है ये एग्रीकल्चर गुड्स को, जो कि जिनका इस्तेमाल अदर कंट्रीज जो है रॉ मटेरियल के रूप में करती थी, उनका एक्सपोर्ट यानी कि उनको सेल करने का काम किया करता था। डिप्रेशन ने, इस महामंदी ने, ठीक है, भारत के ट्रेड को भी जो है तुरंत प्रभाव से जो है अफेक्ट किया था। और इंडिया के जो एक्सपोर्ट थे, भारत का जो विदेशों को जो सामान बेचा जाता था, ठीक है, और जो इंपोर्ट्स थे वो भी लगभग आधे हो चुके थे 1928 से लेकर 1934 के बीच में। और इंटरनेशनल प्राइसेस जो क्रैश हुए, यानी कि बड़े पैमाने पर जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में जो गिरावट आई, उनकी वजह से भारत में भी जो है ये इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा था। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं भारत में भी जो रहा और इसकी वजह से बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर भी प्राइसेस में गिरावट देखने को मिली। और 1928 से लेकर 1934 के बीच के पीरियड में अगर बात करें, इंडिया में जो गेहूं के प्राइसेस थे, जो मूल्य था इसका, वो लगभग 50% तक गिर चुका था, उसमें गिरावट आ चुकी थी। और इसमें आकर उन्होंने ये भी कहा कि उस समय पर जो पीजेंट्स और जो फार्मर्स थे, ठीक है, यानी कि उसमें जो खेतों में काम करने वाले जो लोग थे और जो किसान थे, ठीक है, ये सभी भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे थे। अगर हम कंपेयर करें शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से, जो लोग शहरी क्षेत्रों में रहते थे, उनके मुकाबले पीजेंट्स और फार्मर्स ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, वो ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे, ठीक है, इस महामंदी से। और इन्होंने ये भी कहा इसमें कि जो इसके पीछे जो मेन रीज़न कहीं ना कहीं वो ये रहा कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे, जो कृषि पदार्थ थे, ठीक है, इनके प्राइसेस में बहुत तेज़ी से हमें फॉल डाउन देखने को मिला। और जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने रेवेन्यू डिमांड्स को जो है कम करने से मना कर दिया। और वो सभी पीजेंट्स जो बड़े पैमाने पर, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने का काम कर रहे थे वर्ल्ड मार्केट के लिए, वो इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए। अगर हम एक बात आगे करें, कंसीडर द जूट producers of Bengal. They grew raw jute that was processed in factories for export in the form of gunny bags. But as gunny exports collapsed, the prices of raw jute crashed more than 60%. Peasants who borrowed in the hope of better times or to increase output in the hope of higher incomes faced ever lower prices and fell deeper and deeper into debt. Thus, the Bengal jute growers lament.
अब देखो, जो हमें एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, अगर हम एग्जाम्पल के रूप में कंसिडर करें, बंगाल में जो जूट प्रोड्यूसर्स थे, जूट का प्रोडक्शन करने वाले जो लोग थे, अगर हम उनकी बात करें, ठीक है, तो ये कहते हैं ये बड़े पैमाने पर जो बंगाल में जूट प्रोड्यूसर्स थे, ये रॉ जूट को जो है ग्रो कर रहे थे, उसको उगा रहे थे, उसको पैदा कर रहे थे, ठीक है। और इसके लिए वो फैक्ट्रीज़ में इसकी प्रोसेसिंग के लिए, फैक्ट्रीज़ में इसको थोड़ा इसको प्रोसेस करने के लिए, ठीक है, और प्रोसेस कर इनको वर्ल्ड में भेजने के लिए, दुनिया भर में बेचने के लिए ये करते थे, बड़े पैमाने पर बोरिंग्स वगैरह करते थे। यानी हम कुल मिला कह सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स थे जूट के, वो क्या करते थे, रॉ जूट को ग्रीव करते थे, ठीक है, इसकी फैक्ट्रीज़ में वो प्रोसेसिंग करते थे, फिर इनको गनी बैग्स के रूप में एक्सपोर्ट करते हैं। आपने सुना होगा, जिनको आप वर्ड यूज़ करते हैं, बोरियाँ, ठीक है, जो जूट से बनती हैं, ठीक है, ये जूट से ही बनती हैं बोरियाँ, जिनको बारदाना भी बोलते हैं, ठीक है, ये आपने देखा होगा, ठीक है। ये बड़े पैमाने पर जूट से बनती हैं और इनको ये प्रोसेसिंग कर कर ये फॉरेन कंट्रीज़ को, जो यानी कि विदेशों को बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट कर दी जाती थी। लेकिन क्या हुआ, इन गनी बैग्स का जो एक्सपोर्ट था ये कोलैप्स्ड कर गया। दुनिया भर में महामंदी चल रही थी, ठीक है, इसी वजह से दुनिया भर में जो डिमांड थी, जो मांग थी इसकी, वो उसमें बहुत कमी आई, और इसी वजह से ये जो गनी बैग्स का जो एक्सपोर्ट था ये भी कोलैप्स कर गया था, यानी कि इसमें भी गिरावट आ गई थी। और इसके पीछे जो कहीं ना कहीं मेन वजह जो रहा, वो रहा रॉ जूट के प्राइसेस में कमी आना। और उसमें बताते हैं कि लगभग जो रॉ जूट था, इसके प्राइसेस 60% तक या उससे ज़्यादा कह सकते हैं गिर चुके थे, नीचे चले गए थे। और वो सभी पीजेंट्स जिन्होंने बड़े पैमाने पर इस आशा के साथ कि भाई कि अब जो आगे चलकर जो है प्राइजेस जो है गुड्स के या रॉ जूट के बढ़ जाएंगे और उनकी कंडीशन अच्छी हो जाएगी, इम्प्रूव होगी, इसके लिए बड़े पैमाने पर उन्होंने लॉन्स लिए थे, ठीक है, जिससे उनकी इनकम आगे बढ़कर ज़्यादा हो जाए। उनको और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आगे चलकर इस रॉ जूट के प्राइजेस और भी ज़्यादा लो हो गए, जिस वजह से ये जो जूट प्रोड्यूसर्स थे या जो पीजेंट्स थे, ये और नीचे जो है डेप्टनेस में चलते चले गए, यानी कह सकते हैं ये कर्ज के जाल में फंसते चले गए। और इस तरह से जो बंगाल में जो जूट प्रोड्यूसर्स थे, जो जूट ग्रोवर्स थे, ठीक है, उनकी स्थिति जो है बिल्कुल ख़राब हो गई, यानी कि एक तरह से तबाह हो चुके थे, बर्बाद हो चुके थे। यानी कह सकते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं कि बंगाल में जो जूट ग्रोवर्स थे वो अपनी समाप्ति की तरफ जाने लगे थे। फिर उसने थोड़ा सा लाइन दी है, ग्रो मोर जूट ब्रदर्स with the hope of greater cash. Cost and debts of jute will make your hopes get dashed. When you have spent all your money and got the crop of the ground, traders sitting at home will pay only ₹5. ये थोड़ा सा कटाक्ष टाइप का किया गया है, लोगों व्यंग्य किया गया है, तो उसमें हम ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, हम आगे की तरफ देख रहे हैं। Across India's peasants indebtedness increased. They used up their savings and mortgaged lands and sold whatever jewelry and precious metals they had to meet their expenses. In these depression years, India became an exporter of precious metals, notably gold. The famous economist John Maynard Keynes thought that Indian gold exports promoted global economic recovery. They certainly helped speed up Britain's recovery, but did little for the Indian peasants. Rural India was thus seething with unrest when Mahatma Gandhi launched the civil disobedience movement at the height of the depression in 1931. करें हम पूरे भारत की अगर बात करें, पूरे भारतवर्ष में, ठीक है, जो पीजेंट्स थे वो इंडेप्टनेस में लगातार बढ़ते ही चले जा रहे थे, यानी कि वो कर्ज में लगातार डूबते ही चले जा रहे थे, और पीजेंट्स की कर्ज में डूबने की जो संख्या थी लगातार बढ़ रही थी। और उनकी जो सेविंग्स थी, उन्होंने जो उनकी जो सेविंग्स थी वो सब खत्म होती चली जा रही थी। उन्होंने बड़े पैमाने पर अपनी लैंड्स को मॉर्गेज रखना शुरू कर दिया, गिरवी रखना शुरू कर दिया, और उनके पास जो कुछ भी था, ज्वेलरीज वगैरह, जो प्रीशियस मेटल्स, उन सभी को बेचना शुरू कर दिया अपनी एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। और डिप्रेशन के ईयर्स में, जो ये महामंदी का जो दौर था, इस समय पर इंडिया जो है एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बनकर उभरा प्रीशियस मेटल्स का, जो कीमती जो हमारे पास धातुएं हैं, ठीक है, इनके एक्सपोर्टर के रूप में, इनको बेचने वाले कंट्री के रूप में बहुत तेज़ी से उभरा। और ख़ासतौर पर हम बात करें गोल्ड की, सोने की, फेमस इकोनॉमिस्ट जॉन मायनार्ड
कीन्स। J.M. कीन्स इनको कहा जाता है शॉर्ट में। ये बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट है। इन्होंने कहा था कि जो भारतीय सोना है, जो भारतीय गोल्ड है का जो एक्सपोर्ट है, ये बड़े पैमाने पर ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी को प्रमोट करेगा, उसको प्रोत्साहित करेगा। इसकी वजह से अब कह रहे हैं जो बड़े पैमाने पर इंडिया से जो एक्सपोर्ट हो रहा था गोल्ड का, इसने काफ़ी हेल्प करी ब्रिटेन को इस महामंदी से रिकवर होने में। लेकिन इसका जो बेनिफिट है इंडियन पेजेंट्स को नहीं मिल पाया, और भारत जो ग्रामीण भारत है, ठीक है, वो बड़े पैमाने पर जो अशांति के दौर से गुजर रहा था। और उसी समय पर जो है महात्मा गांधी ने लॉन्च कर दिया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। ये सभी ने अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत महात्मा गांधी उस समय, और उसी समय पर जो है अब ये इस महामंदी के दौर में महात्मा गांधी ने जो है सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। और उस समय पर जबकि ग्रामीण क्षेत्र जो थे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थे इस महामंदी की वजह से। और ये जो समय था 1931 का था, और इस समय पर महामंदी अपने पीक पर थी। और उसी समय पर जो है महात्मा गांधी ने जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की थी, जिसकी वजह से स्थिति रूरल एरियाज़ में और भी ज़्यादा खराब जो है देखने को मिलने लगी थी। द डिप्रेशन प्रूव्ड लेस ग्रीन फॉर अर्बन इंडिया बिकॉज ऑफ फॉलिंग प्राइजेज। Those with fixed incomes, say town dwelling landowners who received rents and middle class salaried employees, now found themselves better off. Everything cost less. Industrial investment also grew as the government extended tariff protection to industries under the pressure of nationalist opinion. कह रहे हैं ये जो डिप्रेशन था, ठीक है, जो शहरी क्षेत्र थे उनके लिए ज़्यादा नुकसानदायक नहीं रहा, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राइजेस की फॉलिंग होने की वजह से लगातार जो प्राइसेस घट रहे थे, ठीक है, जबकि उनकी इनकम्स तो फिक्स थी, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की इनकम तो फिक्स थी, और गुड्स के प्राइसेस घट रहे थे। तो और इसके साथ साथ जो लैंड ऑनर्स थे टाउन ड्वेलिंग एरियाज़ में, ठीक है, उनको भी जो टाइम पर रेंट मिलता रहा। और मिडिल क्लास सैलरीड एम्प्लॉय जो थे वो लगातार टाइमली अपने रेंट्स वगैरह का पेमेंट करते रहे, उनकी इनकम में किसी प्रकार की ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली। तो इस वजह से ये ज़्यादा अफेक्टेड नहीं रहे, वे अपने आप को ज़्यादा बेटर कंडीशन में देख पा रहे थे, क्योंकि हर चीज़ की कॉस्ट कट रही थी, हर चीज़ की लागत कट रही थी, लेकिन इनकी इनकम फिक्स थी। और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में काफ़ी जो है ग्रो देखने में, यानी कि उसमें ग्रोथ देखने को मिल रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट इस पर काफ़ी वर्क कर रही थी। इसके साथ साथ टैरिफ प्रोटेक्शन जो है गवर्नमेंट द्वारा जो इंडस्ट्रीज़ को दिया जा रहा था, उससे जो नेशनलिस्ट प्रेशर और नेशनल ओपिनियन की वजह से, ठीक है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास फैमिलीज थे अर्बन एरियाज़ में वो ज़्यादा अफेक्टेड नहीं थी इस डिप्रेशन की वजह से, लेकिन जो रूरल एरियाज़ थे वो वर्स्टली अफेक्टेड थे। तो कुल मिलाकर देखें इंडिया में जो सिचुएशन थी वो भी ख़राब ही थी इस महामंदी के दौर में, और इंडिया भी जो है फेस कर रहा था काफ़ी क्राइसिस को। तो यही सब हमारा जो है आज के इस टॉपिक में था। आई होप आप लोगों को इसमें काफ़ी कुछ अच्छा लगा होगा, आपने बहुत कुछ जो है इसमें नया देखा है, और आपने डिप्रेशन का क्या इफेक्ट हुआ इंडिया के अंदर वो भी आपने देखा। इसके साथ अमेरिका में कितना इफेक्ट रहा और पूरे वर्ल्ड में क्या इसका प्रभाव रहा, आपने वो सब चीज़ें देखी हैं। आप वीडियो को जो है प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट इस पर ज़रूर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।